अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 10th क्लास की जो पाक स्टडी की बुक है तारीख़ पाकिस्तान। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आपको निशान लगाऊंगी। सिर्फ निशान ही नहीं लगाऊंगी बल्कि साथ साथ मैं आपको समझाती भी रहूँगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा है और आपने इसका ये जवाब देना है, क्योंकि मैं खुद बीएस पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसी के रिलेटेड है। तो साथ साथ में जो मैं अपना नॉलेज जो है वो भी साथ शेयर करती जाऊंगी और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो है ये वाला जो यूनिट है बाब नंबर 5 है इसको समझ आ जाएगी कि क्या हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सारा याद हो जाएगा। और वो वाले स्टूडेंट जिनको जो पाक स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है उनके लिए तो ख़ास तौर पर ये बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन से क्वेश्चन है और ये इसमें क्या पूछा गया है उसके बारे में बताऊंगी। बिल्कुल आसान से अल्फाज में आपको बताऊंगी। ओके हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे देकर। ओके, तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर पहले मैंने आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सबसे पहले आप लोगों ने वो वाले याद करें, पहले उनको याद करेंगे फिर उनके उसके बाद जो है ये जो मैं आप बताने लगी हूँ कि जो चैप्टर के अंदर से पूछे जाने वाले हैं फिर आपने वो याद करने हैं। तो इसमें जो जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, सनती इस्लाहात। सनती इस्लाहात का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इन्होंने कि ये जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो काम करवाए थे। इंडस्ट्रियल मतलब जिस तरह ये फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे क्या नाम है कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ आगे जाती है, उसके बाद चीनी की इंडस्ट्री आ जाती है। इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा जिसको आम अल्फाज में हम फैक्ट्रियाँ बोल सकते हैं। ओके हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को आपको तो पता होगा। तो इन्होंने इसके मुतल्लिक जो है वो इनकी क्या रिफॉर्म्स थी वो बतानी है। जैसे दलिका सनती इस्लाहात का मकसद जो है मज़दूरों के हालात को बेहतर बनाना है और बेहतर सनती माहौल पैदा करना है। मुल्क की मईशत की तमीन के हाथ सनत की बहाली और तरक्की के लिए मज़दूरों को सनतों की इंतज़ामिया में मुनासिब मौसर नुमाइंदगी दी गई। सनतों के मुनाफा में मज़दूरों का हिस्सा बढ़ाया गया। मुलाजमीन के लिए बोनस की अदायगी भी लाजमी करार दी गई और उसके साथ साथ मज़दूरों के लिए क्या सहूलत फराम की गई, सेहत की सहूलतों में इजाफा किया गया। और अगर कोई मज़दूर है वो ज़ख्मी हो जाता है या वफ़ात पा जाता है या किसी हादसे की सूरत में इनको मिलने वाले मुआवजे में इजाफा किया गया था। ओके हो गया, तो ये जो है इनकी हुकूमत में ये वाली जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थी वो ये आप लोगों ने कर लेनी है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कौन सी होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, दौलत मुश्तरका इन ममालिक की तंजीम है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये दौलत मुश्तरका जो जिसको हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं, इन ममालिक की तंजीम को कहते हैं जिसके ऊपर जो है जो बरतानिया है ब्रिटिश की हुकूमत रह चुकी होगी, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसको जो है उन ममालिक की तंजीम को क्या हम कहते हैं, दौलत मुश्तरका। ठीक है, ये तंजीम कब हुई, 1926 में कायम हुई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत कई ममालिक इनके रुकन हैं। ओके हो गया, ये वो वाले मुल्क है जिनके ऊपर जो है बरतानिया की हुकूमत रह चुकी है, उसको हम ये बोलते हैं कि ये दौलत मुश्तरका ममालिक की तंजीम है। ये बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके हो गया, आपने याद रखना है ये इन ममालिक की तंजीम को कहते हैं जिसके ऊपर किसकी हुकूमत रह चुकी है, बरतानिया की, यानी यूनाइटेड किंगडम की। ओके हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट आ जाए, यस, मुआशी इस्लाहात का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हम अपनी इकनॉमी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाकर, प्रोडक्शन कोई भी चीज़ बनाकर सारा ये ना इकनॉमिक में आता है। ओके हो गया, फिर ये सारा जब इकनॉमिक में आता है उनकी बारे में उनकी क्या रिफॉर्म्स है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की मुआशी तमीनों के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए, जिनमें सनतों, बैंकों को कौमी तहवील में लेने, मजदूरों के इस्लाहात शामिल थी। इन तमाम इस्लाहात का मरकज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर था, जिसमें मकबूल आम नारा, आपने ये जो है नारा जो है याद रखना है, रोटी कपड़ा और मकान, जो बिलावल भुट्टो लगाते हैं, ये वो वाला है, को नुमाया मुकाम हासिल है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है मुआशी इस्लाहात। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है
यस, ये वाला इम्पोर्टेंट, आपने इस क्वेश्चन जो है को स्किप नहीं करना। और मैं बता देती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से याद करना है। और अभी मैं आपको बता दूँगी इसमें जो सारा समझाऊंगी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिल्कुल आसान अल्फाज में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईनी क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि हमारे आइन में ये लिखा हुआ है। आइन का मतलब होता है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा होता है, जैसे आसान अल्फाज में कहूँ जैसे ये बुक है, ओके। इसके ऊपर जो जो जितने भी असूल हैं वो लिखे हुए हैं, वो जो है उन असूलों के मुताबिक जिस हमारा मुल्क जो काम करता है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए उसको हम क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। ठीक है, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि मुल्क को चलाने के लिए लिखी होती हैं। जैसे कि आइन में लिखा होगा कि जो अक़लीतों का ख्याल रखना है, हमारा जो इस्लामिक इस्लामिक असूलों को अपनाया जाएगा, ये सारी किस्में चीज़ें आ रही हैं आइन में आ रही हैं। ठीक हो गया, आपको पता चल गया अब आइन क्या होता है। उसके बाद अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जो क्वेश्चन जो याद रखें। एक तो आपको पता चल गया आइन क्या होता है, और दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए तरमीम क्या होता है। तरमीम को अगर हम सादा अल्फाज में समझे तो तरमीम को हम चेंजेस कहते हैं, यानी कि आइन में जो चेंजेस आई, जो तब्दीलियाँ आई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तरमीम बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ओके हो गया। तो अब पहली तरमीम में क्या था कि पहली तरमीम में चारों सूबों की हदूद का तयन के अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है पहली फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा किस तरमीम में करवा दिया गया। तो आप लोगों ने बता देना है पहली तरमीम में करवाया गया, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली तरमीम क्या थी। तो आपने बता देना है कि पहली तरमीम में फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया था। ओके हो गया, जस्ट आपने ये सिंपल सा क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद ये दूसरी तरमीम आ गया। दूसरी तरमीम यानी दूसरी चेंजेस में क्या लाई गई कि दूसरी आइन तरमीम में कहा गया कि जो नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं है। ये किस तरमीम में कहा गया था, ये दूसरी तरमीम में कहा गया था। ये वाली भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये दो जो इम्पोर्टेंट है, पहली और दूसरी तरमीम, ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने इन दोनों को कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है कि चौथी तरमीम अकलीतों के लिए कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफा किया गया। अब आप लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूजन, ये अकलीतों क्या होता है। अकलीतों वो होता है जैसे हमारे मुल्क में एक होता है वर्ड अकलियत और एक होता है अक्सरियत। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा तो तादाद में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मुसलमान है वो अक्सरियत में है। लेकिन जो कि जैसे जो क्रिश्चियंस वगैरह हैं या कोई पठान वगैरह हैं, तो ये जो है अक़लियतों में आते हैं। यानी इनका और मज़हब होता है ना, वो जो है उनको भी कौमी असम्बली ये है कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से जहाँ पर ये मुल्क के लिए कानून बनते हैं। ओके हो गया। तो उसमें जो है उनकी भी सीटों में सीटें तो थीं, लेकिन उनमें इजाफा किया गया जो अक़लियतों की। तो ये किस तरमीम में था, चौथी तरमीम में। ये वाला इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सातवीं तरमीम। ये पाँचवीं छठी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो सातवीं तरमीम में क्या गया था कि सातवीं आइनी तरमीम के ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म को यह हक़ दिया गया था कि वो मुल्क के हालात के पेश नज़र किसी मामले में रेफरेंडम के लिए सदर को मशवरा दे सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी। अब इसमें एक वर्ड आ गया रेफरेंडम। ये आपको पता होना चाहिए ये रेफरेंडम क्या होता है। वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेफरेंडम, व्हाट इज़ रेफरेंडम। रेफरेंडम ये होता है जैसे कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें जो है 2 हाउस होते हैं, एक नेशनल असम्बली होता है और एक सेनेट होता है। अगर जो है इनसे कोई ऐसे मामला था जो इनसे हल नहीं हो रहे, तो वो क्या फिर करेंगे, वो ना अवाम से राय लेंगे। अवाम से ना जो मशवरा लिया जाए कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, तो वो क्या करेंगे, रेफरेंडम करवाएंगे। यानी जिस तरह हम दूसरे अल्फाज में इलेक्शन कह सकते हैं कि ना हम अवाम से राय लेते हैं कि अवाम जो है इस बारे में क्या कहते हैं, तो हम रेफरेंडम करवाएंगे। ये इसका मतलब होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। अब मैंने आपको बताया पहली तरमीम इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरमीम इंपॉर्टेंट है, और चौथी और सातवीं। ठीक है, और इन चारों में से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहली और दूसरी है। ओके हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको 4 समझाई हैं, उनमें से जो 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहली और दूसरी है।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, यस, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आपसे आ सकता है PNA का मुहफ़्फ़ क्या है। तो आप लोगों ने लिख लेना है पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। अगर ये इंग्लिश वाले हैं तो आप लोगों ने लिखना है पाकिस्तान नेशनल अलायंस। ओके हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है यस 5A2B। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है या MCQs आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आर्टिकल आइन का तो मैंने बता दी क्या होता है। अब आ गया आर्टिकल। ओके, अब आर्टिकल कहता है कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 582B की रूह से सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और इसकी काबीना को भी फारिग कर सकता था। 582B के तहत क्या होता है कि जो मुल्क का सदर होता है वो वज़ीर आज़म और इसकी काबीना को वो जो है फारिग कर सकता है। ठीक हो गया, ये है 5A2B। लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, तो वो ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन चला जाएगा, वो मैं नहीं बताऊँगी, बस आपको पता होना चाहिए 5A2B क्या है। ये हो गया। और इसके बाद हाँ, इसमें मैंने बताना था आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, आइन का तो आपको पता चल गया, पाकिस्तान के आर्टिकल। आर्टिकल की मैं बता देती हूँ। जैसे आइन है, जैसे ये वाले बुक है, इसके ऊपर जो है ना सारे मुल्क के जो कानून लिखे हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा जो फ़लाँ बात है वो कहाँ लिखी हुई है, तो हमें बता दिया जाएगा कि ये फ़लाँ पेज में, पेज नंबर 7 में या पेज नंबर 8 में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया आर्टिकल, यानी फ़लाँ जगह पर ये लिखा हुआ है। तो किधर लिखा हुआ है? आर्टिकल 582B की रूह से सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म इसकी काबीना को भी फारिग कर सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन जो था, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, ये वाला 8वीं तरमीम 1985 में आईने पाकिस्तान 1973 में 8वीं तरमीम की गई। इस तरमीम की रूह से सदर पाकिस्तान को कई अजाफी इख्तियारात और आइनी ताकत हासिल होगी। अब आपसे क्वेश्चन समझ कि 18वीं तरमीम क्या है, आपने ये लिख देना। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि सदर पाकिस्तान को जो अजाफे इख्तियारात थे वो किस आइन में दिए गए, ठीक है, तो आप लोगों ने बता देना वो 8वीं तरमीम में दिए गए थे। ये क्वेश्चन बन रहा है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा, अब इन्होंने मैंने आपको बता दिया कि 582B क्या होता है, कि जिससे जो सदर पाकिस्तान है वो वज़ीर आज़म और इसकी काबीना को है जो उनके अहदे से मतलब उनको फारिग करा सकता था। लेकिन अब ये जो कहते हैं, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 582B का इस्तेमाल करते हुए किनकी हुकूमत का खात्मा बरतरफ किया गया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 582B के तहत एहतियारात का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जनीजों की हुकूमत का खात्मा किया। ठीक हो गया, क्वेश्चन पूछा जाता है 582B की रूह से किनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, तो आप लोगों ने लिख देना है मोहम्मद खान जनीजों का। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मुआशी इस्लाहात में आपसे पूछा ये वाला कर लेना। और यस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यस, मुझे रमज़ान से याद आया, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान है वो कब जो वजूद में है, तो रमज़ान का महीना था, 27वीं रमज़ान थी आई थिंक सो, हाँ, तो वो तब आपने ये लिख देना। ये भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यस, ये वाला जो आइन वाले हैं ये मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को 4 आइन करवा दिए, पहला, दूसरा और 2 और थे, तो उनमें से मैंने जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो पहला और दूसरा था। अब इस वाले हमने पीछे मैंने पढ़ा था कि 8वीं तरमीम जो है यहाँ पर लिखा हुआ 8वीं तरमीम। ठीक है, तो वह यहाँ पर ये आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8वीं तरमीम क्या है। तो 8वीं तरमीम जो है वो कब हुई? 1985 में। तो इसकी रूह से क्या होता था कि सदर ममलकत के इंतखाबात पार्लियामेंट के दोनों ईवान, अब यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वर्ड आ रहे हैं, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी और आपको जो है समझ आ जाए क्या होता है। दोनों ईवान हैं, यानी कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं जिसमें जो है क्या नाम है, कानून साजी की जाती है। ये पार्लियामेंट वो अदारा है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं मुल्क के लिए। तो यहाँ पर 2 हाउस है,
वो दोनों जो मिलकर वो जो है कानून बनाते हैं, ठीक है। अब उन ममालिक के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन है पाकिस्तान के दोनों ईवानों के नाम लिखें, ठीक है, या पार्लियामेंट के नाम लिखें। तो आप लोगों ने दो नाम वो कौन कौन से हैं, एक है सेनेट, इसको हम कहते हैं, ये बड़ा हाउस है, बालाजीरे कहते हैं इसको, और एक होता है नेशनल असम्बली, इसको ज़ेर असम्बली कहते हैं। ओके हो गया, ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। तो उसके बाद है सदर ममलकत का इंतखाब जो है पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और चारों सूबाई असम्बलियाँ, और जो हमारे मुल्क के 4 सूबे ना, तो चारों असम्बलियों के जो मुतबी अदारा जो है उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो करेगा, ठीक है। किसका इंतखाब जो है, सदर जो है अगर वो आना चाह किसी को अगर सदर बनाना है तो वो किस तरह से बनेगा, ये पार्लियामेंट के ये दोनों जो हाउस है वो मिलकर और चारों असम्बलियाँ जो है वो मिलकर जो है सदर का इंतखाब करेंगी। ये किस आइन में कहा गया है, 8वीं तरमीम में, सॉरी, आइन के 1973 के 8वीं तरमीम में ये कहा गया था। ये वाला इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद ये वाली इम्पोर्टेंट नहीं आगे, बस इनमें से जो 8वीं तरमीम थी ये वाली इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यस, ये वाला, अमेरिका और उसके दरमियान जो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के शहर में एक मुआहदा तय पाया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिनीवा जो मुआहदा है वो किन के दरमियान पाया गया। तो आपने कर देना क्वेश्चन अमेरिका और रूस के दरमियान, ठीक हो गया, आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत। इसमें से आपको अब मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि जो अगर आपको पता है हमारे इलेक्शंस जो करीब आ रहे हैं, जिस तरह के मुल्क चल रहे हैं आपको पता ही होगा। अब ये किसी के भी क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं, जैसे बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में क्या मतलब है इस्लाहात आई, उसके ऊपर जो नोट लिखी, या नवाज शरीफ का पूछ सकते हैं या इमरान खान का पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपने किसी की जो है बदतरीफ़ी नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि अगर अगर आप लोगों ने नवाज शरीफ की ना बदतरीफ़ी, तो जो क्या पता जो एग्जामिनर है, जो आपको पेपर जो चेक करने वाला है, वो जो है इमरान खान की साइड पर हो, तो वो जो है आपका पेपर जो क्रॉस कर दे। तो आपने किसी की बदतरीफ़ी नहीं करनी, ठीक है, हो गया। या आपने इमरान खान की भी नहीं करनी, नवाज शरीफ की नहीं करनी, किसी की भी नहीं करनी, जब बस जस्ट जो बुक में है ना लिखा हुआ बस आपने वही कर देनी। कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने पास से ही बना कर लिखते हैं, ठीक है, लिखें, अच्छी बात है, बुक से समझें, उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन ये है साथ में इस बात का ध्यान रखना है आपने किसी की बदतरीफ़ी नहीं करनी, ठीक है। तो आपने इस बात का जो है ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है अब पता नहीं कौन सा पूछा जा सकता है आपको, बेनज़ीर का पूछा जा सकता है या इमरान खान का पूछा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या कर लेना है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों ने इसकी जो सनती सलाहत और जो मुआशी सलाहत है ना बेनज़ीर की या इमरान खान की या नवाज शरीफ की, आपने इनकी कर लेनी है। आप लोगों ने, मैं यहाँ पर बता दूँ अब आपने क्वेश्चन कौन सा करना है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सनती इस्लाहात आप करेंगे। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसकी सनती इस्लाहात कर लेनी है, और आज सनती मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आप लोगों ने इसकी जो है मुआशी इस्लाहात कर लेनी है, ठीक है, मुआशी इस्लाहात और सनती इस्लाहात जो कर लेनी है। ओके हो गया। उसके बाद जो ये है कि इनकी हुकूमत का खात्मा जो है वो किस तरह से हुआ, ये आप लोगों ने कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर भी 582B का जिक्र आया है। ये हुकूमत 20 माह से ज़्यादा ना चल सकी, और सदर ममलकत गुलाम इसहाक़ खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर बहुत से इल्ज़ाम आयद करते हुए आइन की दफ़ा 582B का इस्तेमाल करते हुए इनकी हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। अब देखें, पहले तो हमने पढ़ा था मोहम्मद खान जनीजो का जो है उनका भी खात्मा जो है 582B के तहत हुआ, और इनका भी खात्मा जो है वो 582B का इस्तेमाल करते ही हुआ, ठीक है। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत शुरू हो जाता है। तो आपने भी इसकी जो सनती है और जो मुआशी इस्लाहत है ये कर लेनी है। यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेनज़ीर भुट्टो की दौरे हुकूमत की जो है इस्लाहत कर ले। तो आपने फिर तो अगर लांग में पूछा फिर तो आपने ये सारी करनी है ना, तालीमी इस्लाहत, ज़री इस्लाहत, सनती इस्लाहत।
अगर आपको मैं आसान बताऊँ ना, अगर आपसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाए, अगर आप सारा सारा करेंगे, जस्ट आप लोगों ने इस पॉइंट्स को याद कर लेना है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, और आपको बस पता होना चाहिए उसमें ये सनती सलाहत क्या होती है, ज़री मतलब ज़राअत के मुतल्लिक आ गया, तालीम के मुतल्लिक इन्होंने क्या काम किया वो बता दें, सेहत से मुतल्लिक आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर लेना है। और जो इसमें ये फिर इस तरह से आपका जो क्वेश्चन जो है हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से इनको इस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं पूछने चाहिए। उसके बाद जो है ये है मोहम्मद नवाज शरीफ का, इनकी भी आपने सनती सलाहत कर लेनी है। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन्ग में क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जा, जैसे आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ था कि मोहम्मद नवाज शरीफ की मुआशी सलाहत लिखें। तो फिर आप लोगों ने जो मुआशी सलाहत है ना इनकी, इनके पहले दौरे हुकूमत की भी बतानी है, दूसरे दौरे हुकूमत की भी बतानी है, और तीसरे दौरे हुकूमत की भी बतानी है। तो ये इस वजह से मैं कह रही हूँ ये मुआशी सलाहत वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, मुआशी भी और सनती भी, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर भी ये लिखा इस तरह आईने, सॉरी ये रहने दें, ठीक हो गया। ये देखें मुआशी सलाह, ये आपका 4 वाला जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन था वो भी इसमें बताया गया हुआ है, ये वो कर लेना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है यस 13वीं तरमीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी तरमीम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। 13वीं है, उसके बाद आगे नेक्स्ट आएगी 18वीं तरमीम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने कर लेनी है। अब 13वीं तरमीम में क्या था कि 13वीं आईनी तरमीम की रूह से जो सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये है, इसमें आप लोगों ने कर लेनी है 13वीं तरमीम। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यस ये है कि पाकिस्तान ने नवाज शरीफ जो एटमी धमाके जो किए थे वो पहली दफ़ा कब किए थे, वो है नवाज शरीफ, यहाँ पर इसको मार्क कर ले, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हाईलाइट कर दे, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट किया, तो आपने कर लेना है कि नवाज शरीफ हुकूमत ने 28 और 30 मई को 1998 को पाकिस्तान के एटमी धमाकों के जवाब में धमाके किए थे। इस तरह पाकिस्तान दुनिया का 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। इस दिन की याद को हम क्या कहते हैं, योम तकबीर। और कब ये मनाया जाता है, 28 मई को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो है जब ईरान ने पाकिस्तान की पाकिस्तान के सर पर जो हमला किया है, अब और इनके जवाब में इन्होंने भी जवाब दिया है, आपको पता ही होगा अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एटमी कुव्वत वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है आएगा, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है इनकी हुकूमत का खात्मा किस तरह से हुआ, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद कर लेना है आप लोगों ने ये कर लेना है 21वीं तरमीम के पेशावर में सानिया पब्लिक आर्मी स्कूल के बाद मिलिट्री कोर्ट्स का क्या अमल में लाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्या कब अमल में लाया गया, तो पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, ठीक हो गया। आपने ये कर लेना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यस 25वीं तरमीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको भी मैं जो हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको भी ज़रूर याद कर लेना है। अब इसमें क्या है, 25वीं तरमीम में कहा गया था, ये कब हुई थी, 2018 में हुई थी। अब इसके मतलब जो वफाक के जो ज़ेर इंतज़ाम इलाका है उनको फ़ाटा को किसका खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया, मतलब कि उसको जो फ़ाटा को किसका जो है किस में मर्ज कर दिया गया, वो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सनती सलाहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है उसके बाद यस ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर ले। ये यहाँ को इसको भी मार्क करती हूँ। ये जो है ना मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। ये देखें, अमेरिका में जो है ना एक हमला हुआ था जिसमें जो है 3 त्यारे जो थे अमेरिका में गिराए गए थे, उसको हम बोलते हैं 9/11 का वाक़या, 9/11 इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर वैसे उन्होंने 11 सितंबर लिखा हुआ है, तो हम उसको 9/11 का वाक़या भी कह सकते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो 9/11 का वाक़या तो कब होता, 11 सितंबर 2001 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले, ठीक है। यहाँ पर अब
सॉरी अज़ान हो रही है, तो मैं थोड़ा सा जो है वीडियो को जो है वो थोड़ा सा रोक लेती हूँ। अच्छा, तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? यस, 9/11 का जो वाक़या है वो कब हुआ था? वो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले किए थे, ठीक है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कर लेना है, ठीक है? यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9/11 का जो वाक़या है वो कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका में हुआ। किस शहर में? न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले हुए, ठीक है? ये आप लोगों ने कर लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि यस ये वाला कि खातून ने डॉक्टर शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। तो ये अब आप लोगों ने लिख देना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नर थी वो कौन थी? डॉक्टर शमशाद अख्तर। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यस ये वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो निज़ाम है वो कब कायम किया गया? तो वो ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2001 से मुकामी हुकूमतों, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हम जो उर्दू में क्या बोलते हैं, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम को नाफिज किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निज़ाम कब नाफिज किया गया? तो आपने कर देना है ये कि ये 14 अगस्त 2001 को किया गया। और उसके बाद जो है ये इसमें जो है इसके निज़ाम के जो 3 बुनियादी मकसद थे वो आप लोगों ने बता देने हैं कि इस सिस्टम के जो बुनियादी मकसद थे वो थे कि वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी, मुकामी मामलात और एख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाले से नहीं रहने दें, मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट जो यस सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, ये आप लोगों ने इसको मार्क कर लें। यह वाला जो है ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है वो कौन से वज़ीर आज़म थे कि जो है वो तवील अरसे तक जो है वो वज़ीर आज़म रहे? तो वो कौन थे? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। ये 2008 में बने थे और 2012 में जो है इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। तो ये सबसे तवील अरसे में रहने वाले वज़ीर आज़म थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अब तक के, ठीक है? ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद 18वीं तरमीम, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था ना कि आगे 18वीं तरमीम आएगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोगों ने कर लेना है कि 18वीं जो तरमीम थी वो 2010 में मंजूर हुई थी। अब इस आइन में क्या कहा गया था? इस आइन में जो है सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिले थे, ठीक है? वो बहुत गहराई में क्वेश्चन चला जाता है। वैसे इसके ऊपर जो है मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है चलिए रहने दें, आपका वो टॉपिक नहीं, वो सीएसएस वालों के लिए, ठीक है? तो आपने क्या लेना, 18वीं तरमीम कब हुई थी? 2010 में मंजूर हुई थी, जिसके ज़रिए से सूबा सरहद का नाम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई थी, लेकिन ये इन्होंने इम्पोर्टेंट लिखी हुई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? एक तो इसमें ये आई थी कि जो सूबा सरहद का जो नाम था वो जो जिसको हम अब केपी के बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम सरहद था, अब हम सरहद नहीं बोलते, ठीक है? ये हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद वफाक के दरमियान कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब कंकरेंट लिस्ट का जो है वो आपको बता देती हूँ क्या होता है। कंकरेंट लिस्ट होता है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जो हमारे मुल्क जो वफाक है ना, जिनकी हुकूमत होती है, यानी जो सेंटर होता है, उनके पास जो है ना हुकूमत जो राइट होता है कि उनके मामलात को देखे। और कुछ ऐसे इख्तियार होते हैं कि जो कि सूबों के पास इख्तियार होते हैं, जैसे सूबे के मतलब कोई भी मामलात होंगे ना तो वो सूबे जो सूबाई असम्बलियाँ हैं ना वो देखेंगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि ये इसमें ऐसे मामलात होते हैं जिसमें वफाक और जो है सूबे, ये दोनों जो है उन मामलात को देख सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट। तो उसका जो है खात्मा कर देगा, मतलब अब ऐसा नहीं होगा, ठीक हो गया? और उसके बाद इसमें आप ना एक और चीज़ ऐड कर लें कि इसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, ठीक है? इसमें ये नहीं लिखा हुआ लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो आप इसके अंदर कर लें ऐड। तो ये हो गया आपकी 18वीं तरमीम। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यस अब इमरान खान का भी पूछा जा सकता है कि इनकी सनती इस्लाहात क्या थी, और मुआशी इस्लाहात पूछा जा सकता है, ठीक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पर इस पेज पे तो नहीं मुझे लगता, यस ये वाला पूछा जा सकता है कि 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया मुरहाबशाह डैम और महमद डैम की फौरी तमीर का हुक्म देते हुए चेयरमैन वापडा की सरबराही में कमेटी कायम की गई। तो ये भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये वाला क्वेश्चन है कि 1973 का जो दस्तूर आइन है इसके जो अहम निकात है। अब इसका क्वेश्चन जो है एक तो लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसमें क्या बताया गया है, और आपको यकीन जाने आपको पता चल जाएगा कि इतना ही इम्पोर्टेंट क्यों क्वेश्चन है। आपको अपने मुल्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी आएगी इस क्वेश्चन को समझने के बाद। अब चलिए अपनी वीडियो को जो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। अब ये पहला आपने लिखना है दस्तूर पाकिस्तान 1973, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब का हमारा अगर हम मौजूदा पाकिस्तान की बात करें ना, अब प्रेजेंट की बात करें, तो हमारा जो किस आइन के तरह हमारा मुल्क चल रहा है वो 1973 में जो आइन आया था, जो रूल्स आए थे उसके मुताबिक जो है हमारा जो मुल्क है वो चल रहा है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो शामिल थी, वो पहली थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चांद अहम निकात दर्ज है। पहला है दस्तूर इस्लामी नोयत का होगा, मतलब कि हमारा जो मुल्क होगा वो किसकी बिना पर इस्लामी उसमें असूलों का अपनाया जाएगा। कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा मतलब कि जो इस्लामी असूलों के खिलाफ हो। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। दूसरा क्या था कि मुल्क में वफाकी निज़ाम कायम किया गया। वफाक का मतलब होता है जिसमें जो पावर्स जो डिवाइड होती हैं, सारी जो पावर्स हैं वो किसी एक शख्स या किसी एक इदारे के पास नहीं होती, बल्कि इसमें पावर्स जो डिवाइड होती हैं। यानी कुछ मामला सूबे देखेंगे, कुछ सेंटर देखेगा, और मतलब कामों का डिवाइड किया हुआ है कि तुम ये वाला इंस्टीट्यूशन ये काम करेगा, जो ये वाली असम्बली ये काम करेगी, ये वाला असम्बली का सारा जो इख्तियार एक बंदे को नहीं दिया गया, बल्कि इसमें जो डिवाइड किया गया इसको हम कहते हैं वफाक। पाकिस्तान 4 सूबों सिंध, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान वफाक इलाकों पर मुश्तमिल एक वफाकी रियासत है। ठीक है, इन सबको मिलाकर हमारी एक वफाक बनती है, मतलब कि इनके दरमियान जो पावर जो डिवाइड की गई हैं। अब मरकज़ और सूबा में इख्तियारात की तकसीम, वही बात वफाक। सेंटर को हम बोलते हैं मरकज़ बोलते हैं, मतलब जो हमें इलेक्शन जैसे होंगे ना, और जो हुकूमत जो जीत जाएगी तो वो हमारे मरकज़ में आ जाएगी, मतलब, और सूबों में इख्तियारात की तकसीम करके सूबाई खुद मुख्तारी हासिल का मसला हल किया गया। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों ने नोट करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी आई, तो ये यही क्वेश्चन है, उसका जो मसला हल हो गया। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी ना वो 18वीं तरमीम, तो वो जो है इसके अंदर लिखी हुई है। अब उसके बाद नंबर 4 पे है कि दस्तूर के तहत मुल्क में 2 ईवानी मुकन्ना, मतलब 2 हाउस होंगे जो कानून साजी करेंगे। इसका नाम था ईवान बाला, मतलब जो बड़ा हाउस है जिसको हम कहते हैं अपर हाउस का नाम सेनेट है, जबकि ईवान से यानी लोअर हाउस का नाम क्या है, कौमी असम्बली रखा गया। सूबों में सूबाई असम्बलियाँ कायम की गई। दस्तूर के तहत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया कायम किया, मतलब अदलिया को किसी किस्म का ये नहीं था, वो अपने दबाव नहीं था कोई उस पर डाल सकता, वो आज़ाद है। हमारी जो अदलिया है ना, जो हमारी जो जुडिशरी है वो आज़ाद है। मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, जबकि चारों सूबों में हाई कोर्ट्स कायम की गई। उसके बाद है मुल्क में पार्लियामेंट्री निज़ाम होता है, जिसमें वज़ीर आज़म की हुकूमत होती है, वज़ीर आज़म उसकी कैबिनेट की हुकूमत होती है। जब एक होता है पार्लियामेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल को उर्दू में कहते हैं सदर की हुकूमत। ठीक है, तो हमारे मुल्क में सदर की हुकूमत नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री निज़ाम है, जिसमें वज़ीर आज़म उसकी कैबिनेट हुकूमत करती है। सदर हमारे इधर सदर भी होता है, लेकिन उसके पास जो बराए नाम पावर्स होती हैं, ज़्यादा जो पावर का इस्तेमाल होता है हमारा वज़ीर आज़म करता है, जबकि वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होगा। ठीक है, हुकूमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने वाली, मतलब कि जो असम्बली जो है ज़्यादा वोट हासिल कर लेगी वो किस में आ जाएगी, वफाक का हिस्सा बन जाएगी। जैसे मैंने पहले बता दिया, वफाक जो है मरकज़ में वफाक होते हैं, मतलब जो पार्टी जो जीत जाएगी अक्सरियत में आ जाएगी, जिसको ज़्यादा वोट हासिल कर लिए जाएंगे वो जो है वो हुकूमत जो है बनाएगी। फिर उसके बाद है नंबर, सॉरी नज़र नहीं था आ रहा आई थिंक, तो उसके बाद है
सदर और वज़ीर आज़म, मतलब जो भी सदर होगा या वज़ीर आज़म होगा, उसके लिए ये शर्त लाज़मी करा देगी कि वो मुसलमान होगा। ठीक है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मतलब कि सबके जो है इन सबको इक्वल राइट्स दिए जाएँ, उनके सबकी जो राइट्स का उनका ख़्याल रखा जाएगा। तो ये देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक है हमारे पाकिस्तान में जो आइन है वो किस तरह से चल रहा है कि हमारे इधर सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है और इनका मुसलमान होना लाज़मी होता है, हमारे वफ़ाक़ होती है और हम इधर हमारे पास क्या नाम सूबों के क्या पास राइट्स हैं। उसके बाद आपको पता चल गया हमारे पास जो कानून बनाने वाले 2 इदारे हैं, वाने जो है इसको कौमी असम्बली कहते हैं और सेनेट कहते हैं। ठीक हो गया? आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि एटमी धमाकों का जवाब जो है 11 और 23 मई 1998 को जवाब था। ये तो आपने पीछे पढ़ लिया ना, 28 मई वाला। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सुबह बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए। ये आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद पहला धमाके कब किया? 28 मई 1998 को। इस तरह पाकिस्तान एटमी ममालिक की फुर्सत में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलम इस्लाम का मतलब इस्लामी ममालिक में जो पहला एटमी मुल्क है। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल जो योम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई को। और योम तकबीर क्या होता है कि जब हमारे मुल्क ने एटमी धमाके किए थे और उसकी याद में हम जो दिन मनाते हैं उसको योम तकबीर कहते हैं। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है MCQs में, ये पूछा जा सकता है। ये आपको मैंने ये पहले वीडियो बताई थी जिसमें ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे वो नोट करवाए थे। अब ये देखिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर गौर किया होगा तो जो नंबर 3 पढ़ा है, मैंने आपको पीछे बताया था ना 9/11 का वाक़या कब पेश है, तो वो 11 सितंबर वाला ही था। ठीक है, तो वो वाला आप लोगों ने ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कर लेना है। और उसके बाद ये सारे जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। योम तकवीर वाला इंपॉर्टेंट है और ये देखिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का मैंने आपको बताया था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यहाँ पर भी पूछा गया है। और उसके बाद मोटरवे का इम्पोर्ट पूछा जा सकता है। और सदर ममलकत के इंतखाबात का तरीका ये किस तरमीम में था? ये आप लोगों ने किस तरमीम में था ये यार? 8वीं थी या 18वीं थी? ये भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये देखिए किसी भी जो है वज़ीर आज़म यानी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, जनरल परवेज़ मुश्तफ़ा, इनके दौर के बारे में पूछा जा सकता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। और इसके बाद मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ का में भी पूछा जा सके क्वेश्चन। नवाज़ शरीफ का पूछा जा सकता है या बेनज़ीर का पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये तो भारी पार्टियाँ ना कि इनमें कौन सी हुकूमत आएगी इनमें से। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने कर लेनी। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर मोटरवे की क्या अहमियत है? तो आपने कहा कि ये क्वेश्चन जब बुक के ऊपर जो है नहीं आई थिंक लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौमी शाहरा और मोटरवे कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है। और क्या किरदार अदा करती हैं? पहला आप लिखना है कि कौमी यकजहती को फ़रोग मिलता है इससे और फासला कम होता है। यहाँ पर मुझे लगता है फासला गलत लिखा हुआ है। उसके बाद तजारती काफ़िले रवां रहते हैं। और उसके बाद है मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होता है, ये इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। इसमें मैंने आपको सारा बता ना सिर्फ मैंने ये बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि आपको बताया, बल्कि साथ साथ मैं आपको समझाती भी रही एज जिस तरह एक टीचर समझाता है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ना मेरा दिल है कि मैं अपना एक ट्यूशन सेंटर खोलूँ। अभी ठीक हो गया। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं ट्यूशन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो ट्यूशन मैं ओपन कर रही हूँ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ये। ठीक है, बॉयज़ नहीं इसमें लो। और सिर्फ ये गर्ल्स के लिए मैं जो है ट्यूशन सेंटर खोलूँगी। अगर कोई भी लड़की जो है वो मुझसे पढ़ना चाहती है, ठीक हो गया, वो मुझसे रब्ता कर सकती है। 9 वाले, 10 क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये वाले बच्चे जो है सिर्फ इन 4 क्लासों को जो है वो मैंने सोचा हुआ है कि इनको पढ़ा दूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाना, मैं भी पढ़ाऊँगी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे इंग्लिश और पाक स्टडी, इसके और कंप्यूटर वगैरह जो ये मैं करवा दूँगी। ठीक है, और उसके बाद मेरा मेरा भाई भी है, उसको वो स्टैट में और अकाउंटिंग वगैरह में वो एक्सपर्ट है, वो करवा देगा। उसके बाद मैथ जो मेरी सिस्टर है और वो करवा देगी। तो अगर कोई लड़की जो है वो पढ़ना चाहती है मुझसे, तो वो जो है मुझसे जो कांटेक्ट कर सकती है। और जो है यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ना एक बैनर लगा दूँगी। ठीक है, मैंने अभी तैयार कर रही हूँ एक बैनर,
तो उसके ऊपर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं लगा दूँगी। और जो है आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।